हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज़, आज की वीडियो के अंदर ना मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो अभी आउटसाइड कनाडा हैं और दे आर स्टिल ट्राइंग टू कम टू कनाडा। स्टडी के लिए हो सकता है, वर्क परमिट के लिए हो सकता है, मतलब वो कनाडा आना चाहते हों। और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जो इस टाइम पर कनाडा में हैं। तो कौन सी ऐसी प्रोविंस हो सकती है जहाँ पर वो जा सकते हैं, कौन सी ऐसी प्रोविंस है जहाँ पर मतलब पीआर के पाथ अवेलेबल अभी भी हैं। क्योंकि अभी जो सिचुएशन हो चुकी है ना कनाडा के अंदर, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। जो कनाडा के अंदर है उसको तो मतलब बहुत सारी अपडेट्स हैं, लेकिन जो कनाडा के अंदर नहीं है और जो अभी भी ट्राई कर रहे हैं कनाडा आने के लिए, वो हो सकता है कि उनको बहुत सारी अपडेट ना हो, या फिर वो पढ़ रहे हों तो उनको पता होगा कि इस टाइम पर कनाडा के अंदर ना मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब कनाडा की गवर्नमेंट हो चुकी है। वो एंटरटेन नहीं कर रही है इमिग्रेंट्स को और बहुत सारे रूल्स लेकर आ चुकी है। सो इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड कि कनाडा में अगर हम आते हैं तो कौन सी प्रोविंस हो सकती है जहाँ पर अब हम आएँ, और मोस्टली ये डिपेंड भी करता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर आ रहे हैं, मास्टर्स के बाद आ रहे हैं, पीएचडी के बाद आ रहे हैं या 12th के बाद आ रहे हैं। तो इन माय ओपिनियन मैं मेरे को लगता है कि आफ्टर 12th कनाडा के अंदर आना इस टाइम पर वर्थ इट नहीं है। अगर आप सिर्फ पढ़ने आना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ आगे अपने पीआर वगैरह के लिए देखना चाहते हैं तो कनाडा आना आफ्टर 12th मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट होगा। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ पर आप चीज़ें नई सीख भी सकते हैं। क्योंकि 12th के बाद ना बहुत सारे लोग होते हैं, वो देखने लगते हैं कि कौन सी फील्ड में हम जाएं, कौन सी फील्ड में हम ग्रो करें। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपनी लाइन का क्लियर होता है कि हमें किस लाइन में आगे बढ़ना है, हमें कौन सी स्ट्रीम में जाना है और कहाँ पर हमारा फ़ायदा हो सकता है, कहाँ पर फ़ायदा नहीं हो सकता है। मतलब बहुत सारे लोगों को पता रहता है। और बहुत सारे एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा भी होता है जो कि इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है, लेकिन जब 12th क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद लगता है कि कुछ ना कुछ तो करना है, और वो फिर ढूंढने लगते हैं कि किस फील्ड में जाएं, अब्रॉड चले जाएं। कनाडा ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन है, यूके ऑप्शन है, या फिर और भी जापान ऑप्शन है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऑप्शन है। आयरलैंड भी आजकल बहुत सारे लोग मतलब अपने इंडियंस वगैरह तो जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए कौन सी प्रोविंस है कनाडा की जहाँ पर आगे के जो पीआर पाथ हैं 2026 और 2026 टू 2028 तक का जो कनाडा का गवर्नमेंट का जो प्लान है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाना चाह रहा है। स्टडी परमिट्स बहुत कम कर दिए हैं और वो चाह रहा है कि अब जो कनाडा में रहे ना वो इन डिमांड जो स्ट्रीम्स हैं उसी फील्ड के अंदर अगर कोई आ रहा है तो वही लोग रहे। तो मैंने सब मतलब लिखा हुआ था इस पर कि कौन सी प्रोविंस है। इस पर ये क्या सीन है कि ये मैंने अपनी खुद रिसर्च किया है और मुझे जो लगता है कि कौन सी प्रोविंस बेटर हो सकती है जो अभी कनाडा के अंदर हैं और जो अभी कनाडा के अंदर नहीं है, उन दोनों के लिए अलग अलग मतलब कुछ है ऐसा है। तो मेरे पे डिपेंड मत रहना, बट ये मेरी ही अपनी रिसर्च है। मेरे खुद जो मैंने कुछ वेबसाइट से देखा है, आईआरसीसी की वेबसाइट पे मैंने खुद देखा है, डेटाज़ वगैरह जो मेरे को आईआरसीसी की वेबसाइट पे मिले हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा। लेकिन आप अपनी तरफ से भी सर्च करें। अगर आपके कोई लॉयर हैं उनसे ज़रूर बात करें, आपके कोई एजेंट्स वगैरह हैं आप बात करें। हो सकता है कि आपको वहाँ पे कुछ और बेटर ऑप्शन मिल जाए, पॉसिबल हो सकता है। बट मैं डेटा पे भी बात करूँगा। जो आईआरसीसी का जो डेटा है कुछ भी शुगर कोटेड नहीं होगा और ट्राई करेंगे कि जो हो वो डेटा से रिलेटेड और डेटा से हटके नहीं जाएंगे। तो गाइस, अगर देखा जाए ना जो कनाडा का प्लान है 2026 और 2028 का, तो कनाडा जो है वो पीआर जो देने वाला है उन्होंने बोल दिया 2026 से 2028 तक हर साल वो 3,80,000 लोगों को अप्रॉक्सीमेटली इतने लोगों को यहाँ पर पीआर मिलने वाली है हर साल, जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या सीन है ना कि उन्होंने कम कर दिया है स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाना। तो मोस्टली जो कनाडा के अंदर अभी फ़िलहाल हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, और कनाडा के अंदर भी वो लोग जो अभी
उन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जिन सेक्टर्स में नीड है, जैसे कि टेक में हो गया, जैसे कि हेल्थ केयर में हो गया। तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर और जिसमें डिमांड है ज़्यादा, तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करेंगे। और सिर्फ ये टोरंटो यानी कि ओंटारियो पर नहीं रहने वाले हैं, ये अलग अलग जगह पर हर कनाडा की हर प्रोविंस में इन्होंने टारगेट किया है। तो सब अटलांटिक प्रोविंस हो, कोई भी नोवा स्कोशिया हो या फिर न्यू फाउंडलैंड वगैरह हो, तो यहाँ पर मतलब सब कुछ मिला के इन्होंने 3,80,000 कुछ ये PR देंगे हर साल। नेक्स्ट ईयर का उनका प्लान भी आया है कि 33,000 लोगों को यहाँ पर Tier 2 PR मिलेगी, यानी टेम्प्रेरी रेसिडेंस टू परमानेंट रेसिडेंट मिल जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला है। ये सब Tier 2 PR वाला लोग बहुत कह रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये Tier 2 PR नहीं है, बट पहले से उनके लोग सिलेक्टेड हैं। उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी की है उसमें उन्होंने साफ बोल दिया है कि ये सभी लोगों के लिए नहीं है, और सभी लोगों के लिए नहीं है, लेकिन रिमोट एरिया में जो लोग रह रहे हैं, रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को मेन फोकस रखा है। और वहाँ पर भी जो जिनके पास पहले से जॉब ऑफ़र है, जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे रेडी हैं, मुझे लगता है ये उन्हीं के लिए स्ट्रीम है। तो यहाँ पर अब क्या सीन हो गया ना कि एक्सप्रेस एंट्री के अलावा PNPs जो होते हैं, PNP क्या होते हैं? PNP होते हैं हर एक प्रोविंसेस की एक अपनी स्ट्रीम, जिसमें वो लोगों को PR देते हैं अपनी स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग। यानी कि हो सकता है कि ओंटारियो में जो रिक्वायरमेंट है, जो इन डिमांड कोर्सेज़ हैं, वो डिफरेंट हो, क्यूबेक में डिफरेंट हो, एल्बर्टा में डिफरेंट हो, ब्रिटिश कोलंबिया में अलग हो। तो डिपेंड करता है कि ज़रूरत किस प्रोविंस में कितने लोगों की है, किस सेक्टर के अंदर डिमांड ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये PNP होती है। PNP जैसे ओंटारियो के अंदर OINP है, एल्बर्टा के अंदर भी AAIP है। तो इस तरीके की क्यूबेक के अंदर अपना अलग प्रोग्राम चल रहा है। उन्होंने PEQ बंद कर दिया है। अब उनका एक और नया प्रोग्राम आया है जिसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा टफ कर दिया है। तो क्यूबेक इस टाइम पे ऐसी प्रोविंस है जिसको चूज़ वही करे जिसको फ्रेंच आती है, और उसके अलावा मतलब क्यूबेक के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अभी वहाँ पर वही हैं जिनको फ्रेंच आती है, और शायद उनको वहाँ पर थोड़ा फ़ायदा हो जाए, नहीं हो। हालांकि फ्रेंच जिसको आती है वो और किसी प्रोविंस में भी जाता है, फ्रैंकोफोन में अगर वो अप्लाई करता है तो वहाँ पर भी PR होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्यूबेक के अंदर आना तो मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। सो गाइज़, जो लोग स्टूडेंट्स आना जा रहे हैं अभी कनाडा के अंदर, तो कनाडा का जो टारगेट है वो 1,55,000 स्टूडेंट्स का है पर ईयर, जो कि बहुत कम कर दिया है। मतलब 3-4 लाख पहले जब आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ले रहे थे यहाँ पर, लेकिन अब उन्होंने सिर्फ 1,55,000 लोगों को ही स्टूडेंट परमिट पर बुलाने की बात कही है कि बहुत ज़्यादा नहीं बुलाएंगे। तो बहुत नंबर कम कर दिया है। और अभी इंडिया का जो सीन है, तो मैं रिपोर्ट्स के अंदर देख रहा था कि 80% डाउन हो गया है, नहीं दे रहा है कनाडा स्टडी परमिट्स इंडियंस को यहाँ पर, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर स्टडी परमिट नहीं मिल रहा है। तो स्टडी अगर आप परमिट पे कनाडा आना चाह रहे हैं ना, तो ट्राई करें कि बहुत ज़्यादा जिसकी डिमांड कनाडा के अंदर सर्च करें कौन से कोर्सेज़ ऐसे हैं, कौन सी स्ट्रीम्स ऐसी हैं, और ट्राई करें कि कॉलेजेस में ना जाकर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ें। तो गाइज़, मई 2024 के बाद से जो भी प्राइवेट पब्लिक कॉलेज है ना, वो PGW के लिए एलिजिबल नहीं है। PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। तो अगर आप वहाँ पे पढ़ते हैं ना, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ट्राई करें कि आप अगर कॉलेज में भी जा रहे हैं तो वो पब्लिक कॉलेज हो, और ट्राई करें, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, तो आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। और किसी मास्टर कोर्स के लिए या फिर बैचलर कोर्स के लिए अगर आप आ रहे हैं तो इन्हीं कोर्स में लें और इन डिमांड लें। वो ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसकी डिमांड कनाडा के अंदर है ही नहीं, तो आप बाद में भी फंसने वाले हैं। तो ट्राई करें कि इन डिमांड कोर्स हो। और जैसे कि हेल्थ केयर के अंदर अगर आप आना चाह रहे हैं तो हेल्थ केयर के अंदर आएँ, टेक वर्ल्ड के अंदर, साइबर सिक्योरिटी वगैरह के अंदर। ओंटारियो की बात करते हैं सबसे पहले। ओंटारियो के अंदर लोग बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो यानी कि यहाँ पर होने वाला है क्या कि बिग नंबर्स, बिग कॉम्पिटिशन्स, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग आते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पर PR भी मिलती है। PR का जो कोटा है यहाँ का ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो कनाडा के अंदर अभी फ़िलहाल हैं वो आ सकते हैं अगर उनको लगता है कि वो कॉम्पिटिटिव हैं, जिनका CRS स्कोर अच्छा है, एज 28-29
तक है, 27 तक हैं, और उनको थोड़ी बहुत फ़्रेंच भी आ रही है। तो और या फिर अगर फ़्रेंच नहीं आती है तो आइल्स के अंदर उनका स्कोर अच्छा है, 777 लेकर आ रखे हैं, और उनको लग रहा है कि उनका जो CRS स्कोर है वो 510 520 तक है, तो वो ओंटारियो चुन सकते हैं। हो सकता है कि मतलब सभी सोच रहे हैं कि शायद CRS स्कोर नीचे आए एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, या फिर यहाँ पर फॉरेन वर्कर्स स्ट्रीम है और स्किल्ड वर्कर्स के लिए यहाँ पर स्ट्रीम है ONP के अंदर, तो वहाँ पर भी थोड़ा फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है। वहीं अगर बात करें ब्रिटिश कोलंबिया की, ये भी उन लोगों के लिए है जो कि अभी इस टाइम पर कनाडा के अंदर हैं और टेक फील्ड के अंदर अपना देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि टेक फील्ड के अंदर ग्रोथ मिल सकती है, तो यहाँ पर जॉब्स मिल जाती हैं। हॉस्पिटैलिटी के अंदर यहाँ पर आपको चांसेस हैं, साथ ही फूड सर्विसेज के अंदर आपको यहाँ पर चांसेस हैं। यानी कि अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है ना इस प्रोविंस के अंदर, तो आपके PR के चांसेस बन सकते हैं, और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे डिमांड भी है, जॉब्स भी वगैरह भी मिल जाती हैं। बात करते हैं अल्बर्टा की बात करें तो यहाँ पर ये जो प्रोविंस है वो बेटर है उन लोगों के लिए जो पहले से अभी इस टाइम पर कनाडा के अंदर हैं और उनके पास जॉब ऑफ़र है अल्बर्टा के अंदर, तो उनको PR मिलने के चांसेस हैं। और मैं अभी जितनी भी प्रोविंस बता रहा हूँ ना, वो सारी ऐसी प्रोविंसेस हैं जिसके अंदर मैं 100% श्योरिटी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन श्योरिटी तो कोई नहीं दे रहा है आज के टाइम पे किसी भी चीज़ की, लेकिन PR के अंदर अगर कनाडा के अंदर PR लेनी हो ना तो कोई श्योरिटी नहीं दे रहा, लेकिन चांसेस जहाँ पर हैं, ज़्यादा चांसेस जो जहाँ हैं, मैं उन सभी प्रोविंसेस की बात कर रहा हूँ। वहीं सस्केचुअन की बात करें तो दूसरी प्रोविंसेस के मुकाबले जो यहाँ का CRS स्कोर है वो कम रहता है, PR मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे लोग पहुँच चुके हैं पहले ही यही सारी चीज़ों को देखकर। तो कंपटीशन है, हालांकि ओंटारियो जैसा कंपटीशन नहीं है, लेकिन कंपटीशन वहाँ पर भी है। और जो ये एक ऐसी प्रोविंस है कि जो कनाडा से बाहर से भी आ रहा है ना, तो उसको भी यहाँ पर PR मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर बात करें, इसके बाद आती है अटलांटिक प्रोविंसेस, जिसके अंदर अटलांटिक प्रोविंसेस के अंदर क्या आ जाता है, आपका आ जाता है न्यू फाउंडलैंड आ गया, लेब्राडोर आ गया, आपका नोवा स्कॉशिया आ गया। तो ये सारी जो जगहें हैं यहाँ ये अटलांटिक प्रोविंसेस के अंदर आती हैं, और यहाँ पर भी आप PR ले सकते हो। और यहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन अभी हो गया है, बहुत सारे लोग इन प्रोविंसेस में पहुँचे और कंपटीशन बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे बढ़ चुका है, लेकिन चांसेस फिर भी मतलब दूसरी प्रोविंसेस के मुकाबले क्यूबेक से ज़्यादा, ओंटारियो से ज़्यादा यहाँ पे चांसेस अभी भी हैं। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है, अगर आप नॉक की जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है। फिर बात करते हैं मैनीटोबा की, तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो अभी मैनीटोबा के अंदर स्टूडेंट थे और उन्होंने वहाँ पे स्टडी करी है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर PR मिलने के चांसेस भी उनको ज़्यादा होते हैं जिन्होंने वहाँ से स्टडी की है। जिन्होंने नहीं की है, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्यूबेक में स्टडी की और वो उसके बाद मैनीटोबा में गए और वो वहाँ के रूरल एरिया के अंदर गए। हालांकि उनके भी थोड़े चांसेस हैं, थोड़े नहीं मैं बोलूँगा उनके चांसेस हैं PR होने के, क्योंकि मैनीटोबा के अंदर जो PR का कोटा है वो बढ़ाया है और मैनीटोबा के अंदर चांसेस बन सकते हैं। जैसे विनीपेग का नाम आपने सुना होगा, तो वहाँ पर ही वो मैनीटोबा के अंदर ही आता है। और भी जगहें हैं वहाँ पर जहाँ पर आप मैनीटोबा के अंदर PR ले सकते हैं, लेकिन इजी कहीं पे किसी प्रोविंस में नहीं है। आपको मतलब एफ़र्ट तो बहुत डालने पड़ेंगे। जॉब्स उन सेक्टर्स में लें जहाँ पर डिमांड है, हर प्रोविंस के अकॉर्डिंगली जो जॉब्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है हर प्रोविंस की वो अलग अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो नीड है उसके अकॉर्डिंगली आप ट्राई करें। आउटसाइड ऑफ कनाडा जो लोग हैं उनके लिए जो प्रोविंसेस, वो सस्केचुअन हो सकती है, अटलांटिक प्रोविंसेस हो सकती हैं, अल्बर्टा हो सकता है, और मतलब ये प्रोविंस हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर उनको PR होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आगे का जो फ्यूचर है वो आपको ज़्यादा बेटर दिख सकता है इन प्रोविंस में। 100% गारंटी नहीं मैं बोलता हूँ, लेकिन हाँ चांसेस यहाँ पर हैं। और जो अभी इस टाइम पर कनाडा में है ना, तो उनके लिए अगर आपका CRS स्कोर अच्छा है, ओंटारियो बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपका CRS स्कोर इतना अच्छा नहीं है, अल्बर्टा है, अटलांटिक प्रोविंसेस उनके लिए भी हैं, ब्रिटिश कोलंबिया भी है। अगर आप टेक के अंदर हैं, अगर आपकी टेक के अंदर अब जॉब लग जाती है, तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ट्राई करें स्टूडेंट्स, तो जो स्टडी परमिट के लिए आना चाह रहे हैं ना यहाँ पे, तो ट्राई करें कि उन्हीं स्ट्रीम्स में आएँ
जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और जो डायरेक्टली यहाँ पर वर्क परमिट पे आना चाह रहे हैं ना, तो देखें कि डिमांड किस फील्ड के अंदर है। हेल्थ केयर वालों के लिए तो मौका है, और सबसे अच्छा मौका उनके लिए है जो कि फ्रेंच बोलना जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया से ही फ्रेंच सीख कर यहाँ पर आते हैं ना, तो आपके पास ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। जो स्टडी परमिट पे यहाँ पे आना चाह रहे हैं ना, तो फ्रेंच सीख के आए अच्छे से, और ऐसे नहीं कि नॉर्मल बेसिक वगैरह कर लिया आपने और फिर यहाँ पर आ रहे हैं, नहीं, अच्छे से सीख के आए कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपना एफ़र्ट दें, चाहे 1-2 साल लगा के आएँ, स्टडी करके आएँ, लेकिन फ्रेंच सीख के आएँ, तो यहाँ पर आपके लिए PR के पाथ ओपन हो सकते हैं, चांसेस हैं। तो गाइज़ ओवरऑल ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई इस पर राय है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, स्काई वॉक विद चेतन पर। सेम नेम से मेरा इंस्टाग्राम भी बना हुआ है, जिस नेम से मेरा यूट्यूब है, तो आप वहाँ पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। बाय बाय।